हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशेष जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि उसने दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ दिया मैन्युफैक्चरिंग में। एक समय तो ऐसा था जब चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन अफ्रीकन देशों से भी बुरी थी और आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बन चुका है। और दूसरी तरफ इंडिया, जो चाइना के जैसे कुछ नेचुरल एडवांटेजेस होने के बावजूद भी अपनी पोटेंशियल का 100% यूज नहीं कर पाया, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो या फिर एक बड़ी कोस्ट लाइन की बात हो। इसी की वजह से चाइना का ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर 2018 में 12.4% रहा, जबकि इंडिया का सिर्फ 2.1%। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना का एक्सपोर्ट हमेशा ही इतना अच्छा रहा हो। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कैसे चाइना ने लगभग लगभग 1980 से अपने एक्सपोर्ट में ग्रोथ हासिल करी है। उससे पहले चाइना का और इंडिया का एक्सपोर्ट लगभग बराबर था और इसी के साथ साथ इंडिया का भी चाइना के साथ 63 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहा इन 2018, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। कहने को तो इंडिया और चाइना एशिया की दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, लेकिन चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी का अराउंड 5 टाइम्स है। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है? तो फर्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है कम कॉस्ट में ज़्यादा माल प्रोड्यूस करना, और चाइना इसमें बहुत माहिर है। वो क्या करता है, बल्क में प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से उसके कॉस्ट कम लगती है और एक्सपोर्ट में उसको बहुत हेल्प मिलती है। और दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट मेनली दो सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है और दोनों के अपने अपने इश्यूज हैं। तो वो दो सेक्टर्स हैं एमएसएमई और एसईजेड। तो पहले हम बात करते हैं एमएसएमई की। तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये छोटे और मध्यम उद्योग वैसे तो भारत की जीडीपी में 28% और भारत की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन 90% नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होने के बावजूद भी ये भारत के एक्सपोर्ट का सिर्फ 40% कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीनरी का यूज है नहीं, मैनुअल वर्क ज्यादा है, स्केलेबिलिटी है नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट तक ये सीमित रह जाते हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं मिल पाती। इसलिए ज़रूरत है गवर्नमेंट इनको क्रेडिट फैसिलिटी दे, इनका ग्लोबल कंपटीशन बढ़ाए, इनको मार्केट में ओपन एक्सेस दे, और जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनका रीजनरेशन हो। हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे हैंडलूम सेक्टर्स जो है, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ज़रूरत है कि उसको दोबारा रीजनरेट किया जाए। और सेकेंड है हमारा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, जिनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। चाइना के ग्लोबल ट्रेड में SEZ का बहुत बड़ा हाथ है। इसी को देखते हुए इंडिया ने भी SEZ एक्ट 2005 पास किया गया, जिसके तहत काफ़ी सारे एडवांटेजेस बिजनेस यूनिट्स को दिए गए। और आज के टाइम इंडिया के पास SEZ चाइना से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया का ग्लोबल ट्रेड चाइना के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ पावर, रेड टेपिज्म, एनवायरमेंट क्लियरेंसीज। और दूसरी तरफ चाइना अपने एक लॉन्ग टर्म विजन को साथ लेके चलता है, एक मार्केट को पहले ही अपने माइंड में बिठाता है, उसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस सेटअप करता है, R&D पे ध्यान देता है, मशीन लर्निंग पे ध्यान देता है, स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है। प्रॉफिट कम हो तो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले मार्केट को कैप्चर करो और फिर उस मार्केट में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दो। और दूसरा है स्किल्ड वर्कर्स। चाइना में स्किल्ड वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाती है। और इंडिया में अनस्किल्ड वर्कर्स की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना ही एफिशिएंसी आ पाती है और ना ही कोई बिजनेस में बूस्टअप मिल पाता है। वैसे तो गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफ़ी सालों से चलाती आ रही है, लेकिन आज तक उसका ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। लेकिन अब इंडिया के पास मौका अच्छा है, क्योंकि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनके देश में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ गई है और यंग वर्कफोर्स कम हो गई है। लेकिन इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, तो ज़रूरत है कि इस यूथ पॉपुलेशन को एक सही डायरेक्शन दी जाए और ग्लोबल लेवल में अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। चाइना ने शुरू से ही अपने देश में रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स
पे पूरा ध्यान दिया और अब अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। और इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होता है, लेकिन उस पेस से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो अप्रूवल लो, पहले इस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लो, फिर फाइल दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगी। यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट को स्लो कर देता है और इतने में दूसरा देश कहीं का कहीं निकल जाता है। ये जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, ये वो पॉइंट्स थे जिसपे इंडिया को वर्क करना चाहिए और एक एज लेनी चाहिए। अब जो हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ऐसे पॉइंट है जिसको इंडिया को करने में या तो बहुत ज़्यादा रिस्क है या फिर इंडिया की सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन उसको अलाउ नहीं करती। तो फर्स्ट है हमारा ओपेक सब्सिडी रेजिम। चाइना पे इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर अपनी फर्म्स, अपनी बिजनेस यूनिट्स को सब्सिडी देता रहता है। WTO ने हर देश के लिए एक मैक्सिमम सब्सिडी तय कर रखी है, जिसके अंदर रहकर ही हर देश को अपने बिजनेस यूनिट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक ग्लोबल ट्रेड में हेल्दी कंपटीशन बरकरार रहे, लेकिन चाइना इसे फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेशो। चाइना अपनी करेंसी युआन को इतना ज़्यादा प्रिंट करवा देता है कि उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से चाइना को एक्सपोर्ट में एक काफ़ी अच्छा खासा बूम मिल जाता है और चाइना का माल ग्लोबल मार्केट में बहुत आसानी से बिक जाता है। और वैसे इससे इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है, लेकिन वहाँ की सेंट्रल बैंक और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसको मैनेज कर रखा है कि चाइनीज़ युआन की डिवैल्यूएशन भी हो गई और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम। चाइना में डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है, वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, तो वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। और इंडिया में डेमोक्रेसी है। वैसे डेमोक्रेसी ही ज़रूरी है क्योंकि इससे ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट आता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते रूलिंग गवर्नमेंट एक बोल्ड स्टेप लेने में डरती है, क्योंकि अगले 5 साल में उनको वापस सत्ता में भी आना होता है। और नेक्स्ट है इंडियन थिंकिंग। कहीं ना कहीं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का ही हाथ है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, इंडियन मार्केट में आसानी से पेनिट्रेट कर पाते हैं, तो हम उसको ख़रीद लेते हैं, भले ही उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ कम क्यों ना हो। हम भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ एंड थ्रो बनते जा रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को खरीदो और उसको फेंक दो, पर हमें थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए और जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। हालांकि एक लिमिट के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि हम चाइनीज़ गुड्स को बॉयकट कर सके, लेकिन जितना हो सकता है हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये चैनल नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी आपको ऐसी कमाल की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।